हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके फोर्थ पेपर भाषा संज्ञान और समाज का फर्स्ट यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है भाषा, समाज और सत्ता। ये यूनिट दोस्तों आपके 20 नंबर का है और आपका जो टोटल पेपर होता है वो 35 नंबर का होता है। तो सबसे ज़्यादा नंबर दोस्तों आपके फर्स्ट यूनिट में से ही आपको मिलने वाले हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं भाषा क्या होती है इसके बारे में। तो देखिए, भाषा भावाभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, जिनका माध्यम शाब्दिक और अशाब्दिक यहाँ पर सामने आता है। आपने देखिए अपने जो विचार हैं उनको किसी और व्यक्ति को प्रकट करने के लिए भाषा का हम सहारा लेते हैं। मनुष्य की अनुभूतियों को शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति के लिए मूक भाषा या फिर अशाब्दिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। जबकि अधिक जो दुखी व्यक्ति होता है उसकी वेदनाएं रोकर की अश्रुधारा से ही कर पाता है। ये आपको दोस्तों भाषा में ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं लिपि के बारे में। लिपि क्या होती है पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मानव मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि जो अर्थ देती है, मनुष्य की भाषा है, जैसा कि हमने अभी बात कर ली है। उन्हीं ध्वनि संकेतों, भावों अथवा विचारों को जब रेखाओं, चित्रों एवं चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो वह लिपि बन जाती है। लिपि से तात्पर्य है कि लिखित चिन्हों की उस व्यवस्था से जिसके द्वारा भाषा को रूपायित किया जाता है अथवा आकार दिया जाता है। तो ये आपको लिपि की परिभाषा ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं भाषा और लिपि में समानता क्या है। तो देखिए, पहली समानता है, भाषा व लिपि दोनों ही भावाभिव्यक्ति का साधन है, यानी कि विचारों को एक दूसरे व्यक्ति तक भेजने का, मतलब कि अपने विचार हैं तो दूसरे को साझा करने हैं, तो दूसरे को साझा करने का साधन यही है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर है, दोनों के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है। थर्ड नंबर पर है, दोनों की ही मानव के भौतिक व आध्यात्मिक विकास में उपयोगी भूमिका होती है। इसके बाद में दोस्तों असमानताओं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाषा और लिपि में असमानताएं। पहली असमानता है कि भाषा उच्चारित ध्वनि संकेतों का स्वरूप है, जबकि लिपि जो है लिखित संकेतों का स्वरूप है। सेकंड नंबर पर आता है, भाषा श्रव्य होने के कारण वर्तमान काल व वर्तमान स्थान की सीमाओं में रहती है, जबकि लिपि जो है वर्तमान काल तथा वर्तमान स्थान की सीमाओं से लेकर के अनंत काल और असीमित स्थान तक रह सकती है। इसके बाद में दोस्तों थर्ड पॉइंट है, भाषा का संबंध स्वर, यंत्र, मुख और कर्णेंद्रिय से है, जबकि लिपि का संबंध हस्तक्रिया व नेत्रेंद्रिय से है। यानी कि हमारा जो भाषा का जो संबंध है वो स्वर यंत्र से यानी कि बोलने, मुख से है, कर्णेंद्रिय यानी कि सुनने से है। जबकि लिपि का जो है हाथ से, यानी कि हाथ से लिखेंगे लिपि, और नेत्रेंद्रिय यानी कि आंखों से देखेंगे, तो उससे संबंधित है। इसलिए भाषा का गुण श्रव्य है और जबकि लिपि का गुण दृश्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है कि भाषा अनेक ध्वनियों की समष्टि स्थिति है, जबकि लिपि उक्त समष्टि के अतिरिक्त चित्र, चिन्ह, रेखा व प्रतीक आदि लेखन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको आसान असमानताएं ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है लिपि का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले लिपि के उद्भव के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो लिपि की उत्पत्ति भी भाषा की उत्पत्ति के समान ही विवादास्पद है। जिस प्रकार से भाषा की उत्पत्ति के विषय में देवीय सिद्धांत है, यानी कि देवताओं से उत्पन्न हुई मानते हैं, वैसे ही समस्त संसार में लिपि के भी देवीय सिद्धांत है। पहला सिद्धांत देखिए कि भारतीय लोगों ने अपनी प्राचीन लिपि को ब्रह्म देवता से उत्पन्न हुई मानते हैं, यानी कि जिसका जो ब्रह्मा देवता से उत्पन्न हुआ है, और इसके साथ में इसे क्या कहते हैं, ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। और सेकंड नंबर पर है कि प्राचीन मिस्र के लोग थात देवता या फिर आइसिस देवता को अपनी लिपि का कर्ता मानते हैं। और थर्ड नंबर पर है, यूनानी लोगों की मान्यता है कि पौराणिक पुरुष हर्मेश या फिर पेलमिंडस, पोथेथ्यूस, आर्फ्यूस, लिनोज आदि ने इनकी लिपि का निर्माण किया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और चौथा पॉइंट आता है कि बेबीलोनिया के लोग नेबो देवता को बेबीलोनियन लिपि का कर्ता मानते हैं। और पांचवा पॉइंट है कि प्राचीन यहूदी लोग मोजेज देवता को प्राचीन जीव लिपि का कर्ता मानते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें देवताओं को यहाँ पर माना गया है उनकी लिपि का कर्ता। और इसके बाद में दोस्तों इसके एक्चुअल तथ्य के ऊपर डिस्कस करते हैं, समीक्षा के बारे में, कि क्या सच में देवताओं के द्वारा ये लिपियां उत्पन्न हुई है। तो वस्तुतः ये विश्वास इस निष्ठा पर आधारित है कि प्रत्येक लिपि का कर्ता ईश्वर या देवता है। अतः भाषा की लिपि का निर्माण भी देवता ने ही किया है। वास्तविक स्थिति यह है कि लिपि को भी
मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के लिए बनाया है। इसके निर्माण में किसी एक व्यक्ति का हाथ न होकर के अनेक व्यक्तियों या फिर एक समाज का हाथ है। आज भी अशिक्षित व्यक्ति किसी बात को स्मरण रखने के लिए अंगोछे में गाँठ बाँध लेते हैं। हमारे जो बुजुर्ग आपने देखे होंगे कई बार, उनको कोई बात याद रखनी हो तो वो फिर अपने कपड़ों में कहीं पर भी गाँठ एक बाँध लेते हैं उस बात को याद रखने के लिए। तो ये इसी प्रकार से धीरे-धीरे करके फिर लिपि का विकास हुआ है और इसी तरह से भाषा का विकास भी हुआ है, अपनी आवश्यकताओं को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचाने के लिए। इसी प्रकार मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार रेखा चित्र आदि बना करके लिपि का निर्माण किया है। आज चीन की समस्त भाषा ही चित्र लिपि में लिखी जाती है। चीनी भाषा आप सभी ने देखी होगी, चित्रों के माध्यम से ही थोड़ी-सी अलग डिज़ाइन की उनकी भाषा है। प्राय प्रत्येक लिपि में रेखाओं या चित्रों की सम्मुखता, प्रमुखता यहाँ पर होती है, तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो माना जाता है कि आदिकाल में लिपि का आरंभ या तो धार्मिक देवता के प्रतीक चिन्ह से, या फिर जादू टोने के लिए रेखाओं के अंकन के लिए, या फिर अपनी आसपास की वस्तुओं के चित्रण के लिए, या फिर स्मरण रखने के लिए रेखाओं आदि बनाने के लिए, या फिर एकांत गुफाओं में सौंदर्य के लिए, जीव जंतु या फिर वृक्ष आदि का चित्र बनाने के लिए आदि विविध कार्यों से लिपि का उद्भव हुआ और उनसे विविध ध्वनियों का, प्रतीकों का विकास हुआ। यही विकास आगे चल करके लिपि के रूप में सामने आया और वर्तमान काल में जो पुरातात्विक सामग्री मिली है उससे विद्वानों का अनुमान है कि ईसा पूर्व 10,000 वर्ष से ईसा पूर्व 4,200 वर्ष के मध्य, यानी कि 6,000 वर्षों में ही लिपि का विकास हुआ होगा। ये 6,000 वर्ष लिपि के प्रारंभिक विकास के वर्ष हैं। संसार में जो प्राचीन लिपियां प्राप्त हुई है उन्हें विकास क्रम की दृष्टि से निम्न क्रम में रखा जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो लिपि आई है वो है चित्रलिपि, यानी कि सबसे पहले मनुष्य ने चित्र बनाना शुरू किया, यानी कि पेड़ है तो पेड़ का चित्र बनाना शुरू किया, कोई पशु पक्षी है तो उनकी चित्र बनाना शुरू किया। उसके बाद में सूत्रलिपि आई और प्रतीकात्मक लिपि में प्रतीकों को दर्शाया गया। उसके बाद में भावमूलक लिपि आई, यानी कि भावनाओं को भी प्रकट किया गया। मान लीजिए कि रो रहे हैं तो रोने के लिए अश्रु का चित्र बनाया गया, चल रहे हैं तो पैरों का चित्र बनाया गया। इस तरह से चित्र भावमूलक बनाए गए। भावध्वनि मूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि और ध्वनि मूलक लिपि भी 2 प्रकार की है, अक्षरिक लिपि और वर्णिक लिपि। तो ये कुछ लिपियाँ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कि भारत की सभी भाषाओं के लिए एक ही लिपि की उपयोगिता क्या है, क्यों है, ये जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, भारत एक बहुभाषी देश है, यानी कि बहुत सारी भाषाएँ हमारे देश में बोली जाती है। आज यह राष्ट्र एकता के सूत्र में संविधान के माध्यम से बंधा हुआ है। इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो सामान्यतः केंद्र व राज्य संबंधों के व्यवहार के लिए आवश्यक माध्यम है, एक दूसरे राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए। इसके बाद में हमारे देश की अधिकांश प्रादेशिक भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ हैं, यानी कि पंजाब में तो पंजाब में अलग लिपि है, उधर तमिल की तरफ इधर अलग अलग लिपियाँ यहाँ पर हैं। कुछ तो देवनागरी से विकसित हुई है और कुछ स्वतंत्र उनका रूप अलग है। जिस प्रकार से हमने आज़ादी के बाद में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है, उसे संपर्क का माध्यम भी बनाया है, उसी प्रकार से समस्त देश की भाषाओं के लिए यदि एक ही लिपि स्वीकार, यानी कि मुख्यतः या तो देवनागरी लिपि को अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे न केवल एक सूत्रता में वृद्धि होगी बल्कि दूसरी भाषाओं को सीखने की भी सुविधा हो जाएगी। सभी जो है अपनी अपनी लिपियाँ, अपनी जो भाषाएं हैं उनको सीख समझ पाएंगे। असल में दूसरी भाषा सीखने में सबसे बड़ी बाधा लिपि भेद ही है। अतः यदि लिपि भेद हटा दिए जाए तो व्यापक भावात्मक एकता उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है भाषा एवं क्षेत्र के मध्य संबंध क्या है। तो देखिए, भाषा का संबंध सामान्य रूप से क्षेत्र विशेष से भी होता है, क्योंकि क्षेत्रीय विशेषताएं भाषा को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। इसलिए भाषा विज्ञान में कहा गया है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी बदल जाती है। तो ये यहाँ पर दोस्तों कहावत आपको ध्यान रखना है। भाषा जो है थोड़े से दूर जाने पर ही बदल जाती है। तो ये यहाँ पर कहावत है कि 4 कोस पर पानी बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है, और 8 कोस पर वाणी बदल जाती है। इस बदलाव का प्रमुख कारण क्षेत्र विशेष का भौगोलिक प्रभाव ही है। इसलिए माना जाता है कि भौगोलिक विशेषताओं का असर उस क्षेत्र की भाषा विशेष पर आवश्यक रूप से पड़ता है, अर्थात भाषा और क्षेत्र का गहरा रिश्ता होता है। इसी के साथ में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश भी रहा है जहां लंबे समय तक सामंतवाद रहा है और सामंतवाद के कारण ही राज्य रजवाड़ों के बीच निरंतर युद्ध जैसी स्थिति बनी रही है और इसका प्रभाव भाषा पर भी पड़ा है। इसलिए यहाँ जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसमें महाप्राण ध्वनियों और बलाघात का प्रयोग अधिक होता है। साथ ही किसी भाषा की सबसे प्रभावी स्मृतियाँ उसमें मुहावरों
में भी सुरक्षित रहती है। इसलिए मुहावरों पर पड़ने वाले भौगोलिक क्षेत्र के इस प्रभाव का आकलन करने के लिए कुछ मुहावरों में भी उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, भाषा और क्षेत्र के बीच में संबंध के रूप में। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है, भाषा के संदर्भ में अस्मिता का क्या अर्थ है। तो देखिए, अगर आपको 4 ऑप्शन वाला प्रश्न इस तरह का कोई पूछता है और आपके ऑप्शन में ये लिखा हुआ रहता है कि भाषा बोलने वालों की अपनी पहचान के रूप में रहती है, तो ये आपको दोस्तों टिक यहाँ पर राइट आंसर करना होगा। और आपको यहाँ पर इसके बारे में अगर डिटेल में 2-3 नंबर का प्रश्न पूछता है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या आंसर देना है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, भाषा की यही पहचान सत्ता तंत्र से भी जुड़ी हुई है। भारतीय संघ ने विभिन्न भाषाई अस्मिताओं की स्वीकृति को स्वस्थ लोकतंत्र बुनियादी जरूरत माना है। यहाँ कारण यह है कि भाषाओं के संदर्भ में संविधान ने 8वीं अनुसूची की व्यवस्था कर विभिन्न भाषाओं के महत्व को स्वीकारा है। फिलहाल इस अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। समय समय पर यह सूची बढ़ती रहती है। वर्तमान में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में यह मांग उठाई जा रही है कि राजस्थानी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि मसला यह है कि राजस्थानी भाषा की सांस्कृतिक अस्मिता स्वीकार की जानी चाहिए। और 8वीं अनुसूची का प्रश्न भी दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है, पर यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट यूनिट में इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। इसके बारे में दोस्तों तीसरे यूनिट में डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन सी भाषाएं इसमें शामिल है और कौन कौन सी भाषाएं शामिल होने वाली है, कोई किसी भाषा को इसमें 8वीं अनुसूची में किस प्रकार से शामिल करवा सकते हैं। तो उसके बारे में सारा डिटेल में आपके तीसरे यूनिट में बताया गया है, तो वहीं पर हम दोस्तों इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर बाकी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अर्थात आपको यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में अगर शॉर्ट में जानना है, तो दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा हमारी अस्मिता को प्रकट करने का काम करती है। यही कारण है कि विभिन्न पेशों, व्यवसायों या दोनों क्षेत्रों के संबंध रखने वाले लोगों से हम अलग अलग तरह की भाषाएं पाते हैं। सभी भाषाएं अलग अलग तरह से विशिष्ट और प्रभावी विशेषताओं को संजोए हुए रहती है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है, वर्ग क्या होता है। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग वाला वर्ग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, वेबर जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनका कहना है कि वर्ग का निर्धारण शक्ति प्रतिष्ठा है। और गिडेंस का मानना है कि वर्ग एक वृहत स्तर के लोगों का समूह है। यह प्रतिष्ठा समूह है। शक्ति व संपत्ति के उपयोग के आधार पर वर्ग बनते हैं। इसके बाद में उच्च वर्ग वाले प्राय शिष्ट, शुद्ध, तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं और मध्यम वर्ग वाले तद्भव, सरल, समासहीन भाषा का प्रयोग करते हैं। निम्न वर्ग वाले अशुद्ध, कृत्रिम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ग किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कि लिपि की आवश्यकताएं क्यों महसूस हुई। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के लिए अपने अपने भावों तथा विचारों को स्थायित्व देना, दूर दूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखना तथा संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए मौखिक भाषा के स्थान पर लिपि की आवश्यकता महसूस हुई। लिपि भाषा को सुरक्षित रखने का साधन है। आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है 4 ऑप्शन देकर के कि लिपि किसको सुरक्षित रखने का साधन है, तो भाषा को सुरक्षित रखने का साधन है। इस तरह से आसान प्रश्न भी दोस्तों आ जाते हैं, पर कई बार अगर हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा प्रश्न जो है गलत हो जाता है। और इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है, मजदूर वर्ग और बुजुर्ग वर्ग में क्या अंतर है। तो देखिए, मजदूर वर्ग और बुजुर्ग वर्ग ये दोनों वर्ग किसी समाज के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपको दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से वर्ग समाज के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मजदूर वर्ग और बुजुर्ग वर्ग आपको आंसर डालना है। जो लोग जीवन यापन के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर रहते हैं, उन्हें मजदूर वर्ग या फिर सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। जबकि जो लोग दूसरों के श्रम को खरीदने और अपने हक में उपयोग करते हैं, वो बुजुर्ग वर्ग के अंतर्गत आते हैं या कहे जाते हैं। मजदूर वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को समझने तथा उसका मुकाबला करने के लिए कर सकता है, जबकि बुजुर्ग वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को सहज रूप से संभव बनाने के लिए करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। और इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक है, लोकोक्ति क्या होती है। तो देखिए, लोकोक्ति के बारे में हमने हिंदी में डिटेल में पढ़ा हुआ है। हिंदी वाले वीडियोस जब आप देखेंगे तो आप वहाँ पर ठीक से और समझ पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, परिभाषा पहले जानते हैं। वे कथन जो जनजीवन में दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर किसी विशेष अर्थ और परिस्थिति में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अंधों में काना राजा, अयोग्य में कम योग्य व्यक्ति आदर पाता है। और दूसरा उदाहरण है कि अंधे की आत बटेर, यानी कि अयोग्य का बड़ा लाभ हो जाना। तो ये कुछ उदाहरण भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में
अगला आता है मुहावरे क्या होते हैं? तो ये एक विशेष प्रकार का वाक्यांश जो लाक्षणिकता के आधार पर वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ देता है, मुहावरा कहलाता है। और उदाहरण देखिए, नमक मिर्च लगाना। अब यहाँ पर देखिए रियल में नमक मिर्च नहीं लगा रहे हैं, इसका अर्थ दूसरा यहाँ पर है कि बढ़ चढ़ करके बात को बताना। और अगला उदाहरण है सिर चढ़ाना, यानी कि अत्यधिक महत्व बताना। तो ये कुछ मुहावरों के उदाहरण भी आपको ध्यान रखना है। अगला और अंतिम टॉपिक दोस्तों इस यूनिट का जेंडरीकरण क्या होता है? तो देखिए, जीवन में जेंडर की पहचान जन्म होते ही जननांगों को देख करके की जाती है, या स्त्री है या पुरुष है। इसी पहचान से स्त्री और पुरुष की भूमिकाएं समाज द्वारा की जाती है। जन्म के समय से ही लड़के और लड़कियों को अलग अलग रूप में डालने की जो सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया होती है, उसे जेंडरीकरण कहा जाता है। इस तरह से दोस्तों हमने इस यूनिट के इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी इससे संबंधित आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसके अगले यूनिट के साथ। तब तक आप प्लेलिस्ट से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देख करके अपनी तैयारी को करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।